अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं, असीर तलब। और इस नॉवल को लिखा है हिबा खान ने। और नॉवल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह छोटी-सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जिससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। कमेंट करके बताया करें नॉवल कैसा जा रहा है, कौन-सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में बताया करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। ठीक है जी, चलें अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नॉवल का आगाज़ करते हैं। ऑलरेडी ये नॉवल बहुत लॉन्ग है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है ये नॉवल, तो कोशिश तो यही है कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, लेकिन देखें कितना टाइम लगता है, कितनी और एपिसोड आती हैं इसकी। चलें जी, कहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा नॉवल? 773 पेज नंबर था। कहाँ गया ये? उम जी, हमारा पेज नंबर था 772 कह लें या फिर 773 कह लें। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। मॉम मुझे 1 कप कॉफ़ी बना देंगी? घर पहुँचते हसाम खान थकावट के बायस अंगड़ाई लेते हुए बोला। दानियाल, नूर और मिशाल आते साथ ही अपने-अपने रूम में जा चुके थे। मैं बना देती हूँ बेटा, तुम जाओ कपड़े बदल लो। आंटी आप आराम करें, थक गई होंगी। मैं अपने लिए बना रही हूँ, साथ में हसाम भाई के लिए भी बना दूँगी। भाई लफ्ज़ सुनना था, हसाम खान को खाँसी का दौरा पड़ा। वो मुँह पर हाथ रख के ज़ोर-ज़ोर से खाँस रहा था। आमना ने आँखें छोटी करके उसकी नौटंकी को देखा। या अल्लाह ख़ैर क्या हो गया? हसाम तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बेटा जाओ भाई के लिए पानी लेकर आओ। अदीका खानम ने परेशानी से आमना को देखते कहा। हसाम खान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते आमना का दिल किया गला फाड़ कर वो हँसने लग जाए। हामी में सर हिलाती आमना जल्दी से किचन से पानी लेकर आते हसाम खान को पकड़वाया। पानी पीकर काफ़ी हद तक हसाम खान की खाँसी रुक चुकी थी, लेकिन दिल में अब भी मीठा-मीठा दर्द हो रहा था। भाई लफ्ज़ सुनकर अस्तगफिरुल्लाह वो सोचते खुद ही तौबा करने लगा। मॉम मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, जाकर सो जाएँ, आमना कॉफ़ी बना देगी। आमना कॉफ़ी बना देगी मुझे। पीकर मैं भी सो जाऊँगा, आप रिलैक्स होकर जाएँ, आराम करें, थक गई होंगी। अपनी मॉम का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर हसाम खान ने मोहब्बत से कहा तो हदीका खानम भी अपने रूम में चली गई, जबकि उनके जाने से पहले आमना किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए खिसक चुकी थी। हदीका खानम के जाने के बाद हसाम गुस्से से पैर पटकते किचन में आकर आमना के सर पर मंडलाने लगा। ये तुम बाहर क्या कहकर आई हो पागल लड़की? दिमाग है तुम्हारे पास? शोहर को कोई भाई कहता है? क्या मजनून लेखा अकल से पैदल लड़की? हाँ, तो क्या गुनाह हो गया अगर कह दिया? मैं कौन-सा मानती हूँ आपको? ख़ैर ये लें अपनी कॉफ़ी पकड़ें और कमरे में जाएँ, सुकून से सो जाएँ। मुझे भी सोने से मुझे भी सोने दें। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़ हबी जी और हाँ, मेहरबानी करके मेरी नींद ख़राब ना कीजिएगा। बार-बार कॉल्स करके वो जाते-जाते पलटकर कहती मंज़र से गायब हो गई। अपने बालों में हाथ फेरकर हसाम मुस्कुराते कॉफ़ी लेते अपने रूम में चला गया। उर्वा के फटे कपड़ों को देखते फौजिया खानम ने उसे हानिया का सुर्ख फराक पहनने को दिया। ये लो ये पहन लो, अभी थोड़ी देर में मौलवी साहब आने वाले हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भी भूल गई, याद नहीं रहा। फौजिया बेगम उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, नाम उर्वा है। आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है। उर्वा ने अपनी नज़रें झुकाए बहुत धीमी आवाज़ से बोली, मुझे पता है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। मुझे अपने बेटों पर पूरा यकीन है कि वो कभी अपनी माँ की तरबियत पर उँगली उठाने का मौका किसी को नहीं देंगे। आंटी प्लीज़, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अपने भाई के पास जाना है। इस वक़्त उर्वा ने गिड़गिड़ाकर फौजिया खानम से यहाँ से जाने के लिए हाथ जोड़े थे। उसने निकाह से इनकार किया, उसे ये निकाह नहीं करना था। बच्चे अब जो कुछ हो चुका है उसके लिए यही बेहतर है कि तुम्हारा निकाह आदिल खान के साथ हो। उसने सारी बात फौजिया खानम को सुना डाली थी, जिसे सुनते उन्होंने ताज्जुब से सर हिलाया था। लेकिन अब जो होना था उसका फैसला हो चुका था। एहतजाज अब ये एहतजाज किसी काम नहीं आने वाली थी। और वह शाइस्ता बी के गले लगी मज़ीद ऊँचा-ऊँचा रोने लगी। वह सुर्ख रंग के सिंपल फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर नेट का बारीक-बारीक सा काम हुआ था और साथ में बड़ी-सी चादर ओढ़े हुए थी। चेहरा हर मेकअप से पाक था। मेकअप की जगह चेहरे पर रोने के निशानात थे। पूरा बदन अब भी काँप रहा था। हालत ऐसी थी जैसे आईसीयू के पेशेंट की होती है। कुछ देर पहले शाइस्ता बी उसे ज़बरदस्ती थोड़ा खाना खिलाकर गई थी। यकीनन अगर वो कुछ ना खाती, अभी तक हॉस्पिटल पहुँच गई होती। वो आदिल खान के जलाद रूप से डरने लगी थी। उसे लगा वो उसे खलास कर देगा। खलास है या हलाक है? मेरे ख़्याल से हलाक का लफ्ज़ सूट कर रहा है यहाँ पे। वैसे कितनी अजीब-सी बात है, देखें ना आप सब लोग कि अब वो बता भी रही है कि आपके बेटे ने कुछ नहीं किया।
ٹھیک ہے نا. وہ ساری اسٹوری اس نے اپنی وہ شائستہ کیا نام ہے اس کا ختیجہ بیگم کو سنائی بھی ہے اس نے کہ بھائی آپ کے بیٹے نے کچھ نہیں کیا, بجائے اس کے کہ آپ گھر والوں کو سب کو یہ ساری اسٹوری بتاؤ. لیکن نہیں, اب جو ہو گیا ہو گیا, اب تمہارا نکاح اسی کے ساتھ ہی ہوگا. یہ عجیب ہی سچویشن ہے. ویسے ایسے ہوتا ہے ویسے آپ لوگ بتائیں مجھے. اگلے اکیلے میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے عروہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی, اور اوپر سے فوزیہ بیگم نے بھی اسے باتیں سنائی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بیٹے کی عزت خراب ہوئی اور اب وہ نکاح سے انکار کر کے مزید تماشا لگانا چاہتی ہے. اب اگر اس نے سچ بتا بھی دیا سب کو تو سب سے پہلے تراب خان ہی اس کی قبر بنا کر زندہ دفن کر دے گا. وہ فوزیہ خانم کی باتیں سنتے وہ کافی حد تک سہم گئی تھی. بی جان مجھے بچا لیں پلیز, مجھے یہ نکاح نہیں کرنا. آپ تو جانتی ہیں میں پہلے ہی اتنی مشکلات سے گزر کر رہائش کے لیے یہاں پر ملازمہ بن کر آئی ہوں. اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ ہونے نہ دیں پلیز. بی جان مجھے بچا لیں. وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی, بدن پر لرزاہٹ طاری تھی. وہ رو رہی تھی, بے تحاشا رو رہی تھی, مدد کے لیے چیخ رہی تھی. لیکن بی جان فقط صرف اسے تسلی ہی دے پائی. بچہ اللہ تمہارے نصیب میں بہتر کرے گا, ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر پایا, معاف کر دے. خان عادل لالا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایسے تو نہیں تھے. اپنی بھاری لباس اتارتے منتہا سمپل سا لون کا سوٹ پہن کر باہر آ کر زورید خان سے بولی, جو صوفے پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا. عادل نے کچھ غلط نہیں کیا, یہ صرف ایک غلط فہمی اور الزام ہے. لیکن خان آنکھوں سے دیکھا, ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ ادھر آؤ, میرے پاس بیٹھو, میں سمجھاتا ہوں. بعض اوقات آنکھوں سے دیکھا جھوٹ کیسے ہوتا ہے. منتہا بھی پرسوچ انداز میں زرید خان کی بات سننے کے لیے اس کے ساتھ آ کر بیٹھی. کبھی کبھی پہلی نظر کی بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. ایک لڑکا اگر کسی لڑکی کے قریب ہے تو لوگ فوری طور پر منفی سوچنے لگتے ہیں, حالانکہ حقیقت میں وہ بے قصور ہو سکتا ہے. خاندان والوں کی جانب سے ایسی غلط فہمیاں اکثر زندگیوں میں مسائل پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے حقیقت کو جانیں, پھر کسی نتیجے پر پہنچیں. سمجھداری اور صبر سے کام لینا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. لیکن داجی اور گھر والوں نے بنا عادل کی بات سنے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا. کل کو اگر وہ لڑکی بڑی محفل میں سچائی بتا دے, جو ہوا ہے کہاں بچے گا؟ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت کوئی اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر رہا. جو دیکھا بس وہی سچ ہے اور سب لوگ مان چکے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر عادل کی جگہ میں ہوتا اور جلدی گھر پہنچ جاتا, گھر کے نوکر کو اس کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھ شو پیس بن کر کھڑا تو نہیں رہتا نا. ایک جگہ ضرور اس لڑکی کی مدد کے لیے آگے بڑھتا, اسے اپنی شال اوڑھتا, اسے اپنی گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹاتا, اس کی بکھری حالت کو مد نظر رکھ کر. اور اس وقت تم اور گھر کے سارے افراد اچانک گھر پہنچ جاتے, مجھے اس لڑکی کو ایک ساتھ دیکھ لیتے, کیا تم مجھ سے بدگمان ہو جاتی؟ میرے خان کو اس لڑکی کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں اور گھر پر اس کے ساتھ اکیلے ہیں. ضرور میرے خان نے ہی اس لڑکی کو. اس سے آگے زرید خان اپنا جملہ مکمل کر کے سخت لفظوں کا چناؤ کرتا. منتہا اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھتی چپ کروا گئی. اللہ نہ کرے خان, ایسے نہ بولے. مجھے آپ پر پورا اعتبار یقین ہے. بچپن سے میں آپ کو جانتی ہوں. بچپن سے تو عادل خان کو بھی سب جانتے ہیں, لیکن اس وقت اس کا کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے. منتہا یہ دنیاوی لوگوں کا فطور ہی ایسا ہے جو گناہ کرتے ہیں انہیں پکڑ کر ذلیل نہیں کرتے, جو نہیں کرتے انہیں کٹہرے میں کھڑا کر کے ذلیل کر دیتے ہیں. اگلے پل زرید خان کا موبائل زور و شور سے رنگ ہوا. شناور خان کی کال دیکھ کر وہ یس کرتے منتہا کو لیتے نیچے چلا گیا. کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب کے ساتھ گھر کی خواتین عادل خان کے کمرے میں موجود تھی. نکاح خواں کے آتے ہی لال چادر سے اس کا چہرہ ڈھک دیا گیا تھا. آپ کا نکاح عادل خان ولد دلاور خان کے ساتھ 7 لاکھ حق مہر راج الوقت پڑھایا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے 3 دفعہ پوچھنے پر کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے اور اپنے ستمگر ہم سفر کو قبول کیا تھا. شائستہ بی نے اس کا ماتھا چوم کر دلاسا دیا تھا. زندگی اچانک پلٹ سی گئی تھی. عادل خان, تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح عروہ ولد عاطف شاہ کے ساتھ پڑھوایا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے 3 دفعہ پوچھنے پر عادل خان نے غصے سے لب میچ کر عروہ عاطف شاہ کو اپنی متاع جان کے عہدے پر فائز کیا. آنکھیں غیظ و غضب سے لہو چھلکا رہی تھی. رگوں میں دوڑتا خانزادوں کا گرم خون اس کے پورے بدن کو دہکائے ہوئے تھا. نکاح کی رسم ادا کرتے ہی عادل سب کو اگنور کرتا حویلی سے چلا گیا تھا. وہ کچھ دیر سکون میں رہنا چاہتا تھا. نکاح ہونے کے بعد عروہ کو لا کر عادل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. بی جان پلیز, مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے پلیز, لیکن میں یہاں رہنا نہیں چاہتی. مجھے جانے دیں پلیز بی جان.
ہم تم کو کیا بولے گا بچہ، اب یہ تمہارا گھر ہے، تمہارا کمرہ ہے، تمہیں ادھر رہنا ہوگا، میرے کو معاف کر دو، میں تمہارا ساتھ نہ دے پائی۔ شائستہ بھی شرمندہ ہوتے اسے اپنے سینے سے لگا گئی اور وہ مزید اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی۔ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع تھے اور پھر شائستہ بھی اسے اپنے نصیب پر شکر ادا کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، رو رو کر تو آنکھیں بھی سو چکی تھی، آنسوؤں نے بھی اب اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، وہ خالی ہاتھ تھی۔ پتہ نہیں ایسی اس نے کیا غلطی کر دی تھی کہ خدا نے اس کے نصیب میں سر پھیرے خان کو لکھ دیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اسے اب چکر آنے لگے تھے، بخار بھی ویسے کا ویسے ہی تھا۔ شائستہ بھی اسے کھانا دینے آئی تھی جسے اس نے غم میں چکھا تھا، لیکن اب اسے شدید قسم کی بھوک لگی تھی۔ وہ اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا جانتی تھی، وہ یہی تو کرتی آ رہی تھی، یہ اس کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی، لیکن وہ بھی انسان تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اس نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن حالات انسان کو بے حس بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی بے حس ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بیٹھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، تھک ہار کر اس کی آنکھ آخرکار لگ رہی تھی۔ گھڑی اس وقت رات 12 کا وقت دکھا رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے، بخار سے تپتے وجود کو سمیٹتے، اور وہ بھی نڈھالتی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ آج میں بیڈ پر اکیلے سوں گی، آپ صوفے پر سوئے۔ اپنا نائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہنتے نور واش روم سے نکلتے دانیال خان کو بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے دیکھ کہنے لگی، وہ کس خوشی میں، یہ کمرہ میرا ہے، میری مرضی، میں بیڈ پر سو جاؤں یا صوفے پر؟ تم کون ہوتی ہو حکم دینے والی؟ آپ کی وائف۔ یک لفظی جواب اس نے اکڑ کر دیا تھا۔ نور کے پرفیکٹ جواب پر دانیال نے گھور کر اسے دیکھا، جس کی شادی کے بعد 2 گز اور لمبی زبان ہو گئی تھی۔ تمہاری ایسی کی تیسی، چپ کرو، ویسے بھی سر میں بہت درد ہے، میں نے سونا ہے، تنگ نہ کرو۔ سوئچ بورڈ کی جانب جاتے دانیال نے لائٹ آف کر دی تھی، جس سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ نور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، جو خود پر بلینکٹ اوڑھے بے حد سکون سے سونے کی تیاری میں تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ نے یہاں پر نہیں سونا تو مطلب نہیں سونا، نور نے اس کے اوپر سے کمفرٹر کو کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ ٹڈی، مجھے زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہا ہوں نا کہ سر میں درد ہے تو جاؤ یہاں سے، سونا ہے تو سو جاؤ ورنہ نکل جاؤ کمرے سے۔ دانیال خان، جس کے سے پہلے ہی سر میں درد تھا، مزید غصہ ہوتے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ نور منہ کھولے دانیال خان کو دیکھ رہی تھی، جو اسے کمرے سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، جسے دانیال خان کے دیکھنے سے پہلے ہی پلک جھپکتے وہ اپنے اندر بھی اتار چکی تھی۔ آپ مجھے کمرے سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بھاری روندی آواز دانیال خان نے سنی تو بے ساختہ اس کی طرف رخ موڑ کر دیکھنے لگا۔ ایک بار میں سنائی نہیں دیا تو میں دوبارہ سے بول دیتا ہوں، نکل جاؤ کمرے سے یا میرے ساتھ آ کر لیٹ جاؤ۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھ کر ہر ایک لفظ پر اچھا خاصا زور دیتے کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ شادی کے بعد موم نے کہا تھا کہ دانیال کا کمرہ ہی اب تمہارا کمرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کمرہ میرا ہی ہے، آپ نکلیں یہاں سے۔ نور نے اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ازلی انداز میں کہا تھا۔ نور، چپ کر جاؤ، سو جاؤ، ورنہ اس بار واقعی میں ہی بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ دانیال خان نے اس بار جھنجھلاتے ہوئے چٹانگ بھر سی لڑکی کو دیکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بیڈ پر لٹاتے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا، تاکہ مزید وہ کوئی بھی آواز نکالے بغیر سو جائے۔ اس وقت اس کا سر شدید درد کر رہا تھا، مزید وہ بحث نہیں کر سکتا تھا۔ نور تو اس کے حصار کے نیچے بالکل سٹل سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جو اب اس کی گردن میں چہرہ چھپائے چند منٹوں کے بعد ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا، اس کی نیند حرام کر کے۔ سلطان شاہ، میری بہن کہاں ہے؟ لندن پہنچتے ہی عفنان شاہ اس کے سر پر سوار ہو کر کب سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں نہیں جانتا، بہن تمہاری ہے یا میری؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولا۔ سلطان شاہ کا طنزیہ لہجہ محسوس کر کے عفنان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ پلیز بتا دو سلطان، مجھے مزید مت تڑپاؤ، تم جانتے ہو ایک وہ ہے، ایک تم ہو جسے میں اپنی زندگی مانتا ہوں، مجھے بتا دو خدا کے لیے میری بہن کہاں ہے، میں مر جاؤں گا۔ بات نہ بنتے دیکھ عفنان گڑ گڑا کر سلطان شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے بولا، جس پر سلطان شاہ اسے شانوں سے تھامے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا اور عفنان کو اپنا کندھا میسر کر دیا تاکہ وہ اپنے دل کی بھڑاس غم غصہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر نکال لے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر عروہ کو یاد کر کے رونے کے بعد عفنان ریلیکس ہو کر سلطان شاہ کی جانب متوجہ ہوا، جو اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ریلیکس کر رہا تھا۔ عروہ کہاں ہے سلطان؟ سوات میں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ سلطان شاہ اپنے سے جڑے ہر ایک رشتے کی خبر رکھتا ہے، اور وہ کی بھی ہر ایک پل کی خبر ہوتی ہے میرے پاس، لیکن اچھا ہوتا اگر تم رکھتے، کیونکہ تم اس کے بھائی ہو۔ واٹ سوات؟ وہاں کیسے پہنچی؟ کہاں ہوگی؟ یا اللہ مجھے بتاؤ سلطان، وہ کہاں ہے؟ کس کے گھر؟ محفوظ تو ہے نا؟
سلطان کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے عفنان پریشانی سے بولا، جس پر سلطان شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں فقط اتنا جانتا ہوں وہ سوات میں ہے، خان حویلی میں میجر حسام خان کے مدر کے گھر، باقی کچھ نہیں جانتا اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا سلطان؟ عفنان نے غصے سے اسے دیکھا، جسے سب کا علم تھا، لیکن اس نے عفنان کو لا علم رکھا، کیونکہ میں چاہتا تھا اس سارے واقعے سے تم کچھ سیکھو۔ وہ ہے اعتبار کرنا، وہ تم ہر کسی پر کر لیتے ہو، ہر کوئی اس قابل نہیں آفی کہ ہم ان پر اعتبار کریں۔ جیسے تمہاری تائی آستین کا سانپ جانتے ہو، وہ کیوں تم لوگوں کو بچپن سے پال رہی ہے جائیداد کے لیے، جس جائیداد نے بچپن میں مجھ سے میرے ماں باپ چھین لی، وہی جائیداد وہی لالچی لوگوں نے تم سے تمہاری بہن چھین لی۔ آئی ہوپ سمجھ چکے ہوگے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، سوات جاؤ اور ڈھونڈ لو اپنی بہن کو، اگر ملی تو کیا سلطان؟ تو کچھ نہیں، مل جائے گی، پریشان نہ ہو۔ تم نے کچھ کھایا؟ نہیں، بھوک نہیں، لگنی بھی نہیں چاہیے، حرکتیں جو ایسی ہیں۔ سلطان شاہ نے گھور کر اس کی پیٹ پر مکہ مارا، جس پر عفنان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ کھانا کھاتے ہیں مل کر، میں فلائٹ بک کرواتا ہوں تمہاری۔ عفنان فقط اتنا ہی کہہ پایا۔ یہ تمہارا نصیب ہے، اب تمہیں پوری عمر یہیں رہنا ہوگا۔ ایک طرف ایک پکار، ایک التجا، اس نے پلکیں جھپکا کر دیکھا۔ منظر ایک لمحے کے لیے دھندلا ہوا تھا، شاید آنکھوں کی نمی بڑھی تھی، شاید روشنی مدھم پڑی تھی۔ عفنان بھائی مجھے بچا لیں، دل خراش چیخ کے ساتھ کی اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگا اپنا سر اٹھاتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی، دائیں ہاتھ بساختہ مقام قلب پر ہڑبڑا کر رکھا تھا، تنفس بھاری، حلق خشک اور خوف کے شکنجے میں جکڑا ہوا دماغ معاف کلر کام دار جوڑے کے دامن پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے خواب کے اثر سے باہر آ گئی۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے متوش نگاہوں سے چاروں طرف میں دیکھا، خشک لبوں کو تر کرتے حل ہوئے لال جوڑے کا دامن اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر عروہ بیڈ سے اتر گئی۔ کپکپاتی انگلیوں سے دروازہ کھول کر وہ کچھ گھبراہٹ کے ساتھ واش روم میں باندھ گئی۔ کچھ دیر بعد چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے وہ کمرے میں آ گئی۔ چند لمحوں میں اس کی زندگی یکدم سے پلٹ چکی تھی۔ جب نظریں گھڑی پر گئی جو رات کے 3 بجے کا وقت دکھا رہی تھی، گھڑی سے نظریں ہوتے ہوئے صوفے پر گئی، عروہ کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی۔ سر گرا ہوا، کندھے جھکے ہوئے اور مٹھیاں اس نے سختی سے بھینچی ہوئی تھیں، جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو۔ اسے دیکھ کر عروہ خوف سے اپنی جگہ سے اچھلی، اس نے گہری پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہی سوچ اس کے بدن سے روح نکالنے کا کام کر رہی تھی۔ خود پر تاریخ جمود کو توڑتے ہوئے عادل خان ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف مڑا، اس کی تیکھی گہری آنکھوں میں غیظ و غضب کا بڑھتا ہوا تاثر عروہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ دفع ہو جاؤ، اپنی شکل گم کرو میری نظروں کے سامنے سے، جھوٹی مکار عورت، آج دوسری بار تمہاری وجہ سے مجھ پر بے حیائی بدکاری کا الزام لگا ہے۔ ایک ایک لفظ نفرت سے ادا کرتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین چند قدموں کے فاصلے کو اس نے ایک ہی لمحے میں پار کر لیا تھا۔ معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میرے منہ سے نکل گیا تھا، پلیز۔ عروہ منہ پر ہاتھ رکھے خوف سے سسکی، صبح ہوتے ہی تمہیں میرے ساتھ یہاں سے جانا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے عادل نے سخت وارننگ دی۔ کہاں؟ میں نہیں جاؤں گی۔ دل خوف سے لرزا، آخر اب اور کتنی در بدر کی ٹھوکریں کھانی تھی اس نے۔ بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا کروں گا میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، پھر اسی سرعت سے وہ لائٹ آف کرتے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دے، آگ لگا دے، سب تباہ کر دے۔ صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ عروہ نے مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھا تھا، جو اس کے سوچ کے مطابق اسے مار پیٹ کر نہیں کی۔ عروہ کی شہد آنکھوں میں ارمانوں کا خون رچ گیا، کپکپاتے لبوں پر سکوت ٹھہر گیا۔ وہ سراپا حسن بنی آنکھوں میں حیرت، صدمے اور بے یقینی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شہر بدلنے سے، گھر چھوڑنے سے اس کا نصیب نہیں بدلا تھا، وہ وہی تھا، ہمیشہ دھتکاری جاتی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ کر زمین پر بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کہ کاش وہ سب کو سچ بتا دیتی، خدا اسے اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈالتا۔ گیٹ لاسٹ، دانت پیس کر، مٹھیاں بھینچ کر، کب سے عروہ کی سسکیاں بھرنے پر جھنجھلاتے ہوئے اس نے حکم دیا تھا، مگر وہ پتھر ہوئی بیٹھی تھی، ذرا سا ارتعاش بھی اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ، ڈیم اٹ۔ اب کی بات وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، اپنی بھاری سراپے کو سنبھالے وہ بے اختیار اٹھ کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ کھڑی ہو کر عادل خان کو دیکھتے ہچکیاں بھر رہی تھی، آنسو کی روانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ عادل خود اس کے قریب جا کر بازو سے تھامے اسٹڈی روم میں چھوڑتے دروازہ عین اس کے منہ پر بند کیا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ مقفل بھی ہوا۔ ایک ایک کر کے خوش گنوانے کے تمام دیے بجھ گئے، ایک ایک کر کے ساری امیدیں خاک ہو گئیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا، اچھا
तब अच्छा होगा। उसने अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचा था, मगर अच्छा ना हुआ था। मुश्किल ही मुश्किल, आज़माइश ही आज़माइश, महरूमी ही महरूमी, वो उल्टे कदम पीछे होती गई, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। बमुश्किल कदम उठाते उसने सोफ़े का रुख किया था, सारी उम्मीदें छोड़ते वो नीचे सोफ़े पर बैठ गई। हलक में उभरी गिल्टी को बमुश्किल नीचे उतारते उर्वा ने घुटनों में सर रख दिया। आज की रात, वो आने वाली हर रात मुश्किल थी, उसके लिए और आदिल के लिए भी। वो सुन्न दिमाग के साथ औंधे मुँह बेड पर लेटा गहरी सोचों में गुम था। मायूस ना हो, खुदा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। खुदा अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत को ढूँढो बस। दिल से एक आवाज़ आई, बात सारी यकीन की है। पता है वो तुम्हें बेबस क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके पास आओ, उससे माँगो और यकीन के साथ माँगो। वो हर शय पर कादिर है, वही अता कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी दुआओं को कबूल करे। जो माँग रहे हो वो दे, तो क्यों खुद को दुनिया के पीछे थका रहे हो? अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना। अपने आंसू साफ करते वो सोचकर खुद मुस्कुराई। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर खुदा ने उसके नसीब में ये सब होना लिखा था, वो कौन थी नाशुक्री करने वाली। वो उठकर सोफे पर पड़ी चादर उठाकर फर्श पर बिछाती नमाज अदा करने लगी, ताकि उसका दिल पुरसकून हो जाए। मैं सोच रहा हूँ, क्यों ना आज बाहर डिनर करने चलें? क्या इरादा है तुम्हारा? ज़ुरैद खानज़ादा कमरे में दाखिल होते बोला। मुंतहा जो बेड पर बैठे मोबाइल में जन्नत के पत्ते नॉवल खोले पढ़ने में मसरूफ़ थी, ज़ुरैद की बात सुनकर उसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। मोबाइल बंद करके अपने खान को देखा था, जो ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ में अपनी चौड़ी जिसामत के साथ ब्लैक कलर का ही शॉल ओढ़े नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो खानम? तुम्हारा ही हूँ, छुप-छुप कर क्यों देख रही हो? सरेआम देखो, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। ज़ुरैद खान ने उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस की तो शरारत आमेज़ अंदाज़ में एक आंख दबाते बोला था, जानती हूँ कि आप मेरे ही हैं और मैं आपको देख भी सकती हूँ। शरारत करना बंद करें और ये बताएँ कि बाहर क्यों जाना है? मुंतहा ने उसकी आँखों में शरारत देखी तो जल्दी से कहा, जानती जो थी कि शरारत में उसका खान हमेशा ही ट्रैक से नीचे उतर जाता था। बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था, हमारी नई-नई शादी हुई है तो हमें बाहर घूमना चाहिए। वैसे मैं हनीमून भी प्लान कर रहा था, लेकिन अभी वो थोड़े टाइम बाद प्लान करते हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे साथ आज रात बाहर चलो, खाना हम दोनों बाहर ही खाएँगे और एक खूबसूरत सी रात गुज़ार कर बाहर से वापस आ जाएँगे सुबह। सुबह क्यों? अगर सिर्फ़ खाना खाने ही जाना है तो वो तो 2 घंटे बाद हम वापस आ जाएँगे, लेकिन पूरी रात बाहर गुज़ारने की क्या तुक बनती है? मुंतहा ने भी इस बार शरारत अमेज़ अंदाज़ में उसकी तरफ देखते कहा था। ज़ुरैद खान ने जब महसूस किया कि वो इसे तंग कर रही है, तो अपनी घड़ी ड्रेसिंग टेबल पर रखते साथ ही अपना वॉलेट और कार की चाबी भी ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते उसे अपनी बाहों में भरे बेड पर लेट चुका था। मेरी खानम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है? ज़ुरैद ने उसके घनी लंबी पलकों को देखकर धड़कते हुए दिल पर काबू पाते कहा था। बिल्कुल भी नहीं, मेरी ज़ुबान है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। तो क्या टैक्सेस जा रहा है? क्या? मैं मैं बोलूँगी और जितना दिल करे इतना ही बोलूँगी। मुनतहा उसके हिसार में शेरनी बनने के मुकाबिल में उतर आई थी। अच्छा मेरी खानम तो बड़ी दीदा दलेर बन रही है, तो क्या मेरे साथ लड़ाई करने का इरादा है? ज़ुरैद खान ने ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर कहा, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप मेरे साथ लड़ाई करेंगे तो मैं भी चुप बिल्कुल भी नहीं बैठूँगी। अब छोड़ें मुझे, आप जाकर मोरे लोगों को बताएँ कि हम बाहर जाएँगे और मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। मुनतहा ने उसकी आँखों में जज़्बात का ठाठे मारता समंदर देखा तो जल्दी से कहा था। खतरे की घंटियाँ उसे अपने इर्द-गिर्द बजती महसूस हो रही थी। नहीं, अब मेरा दिल नहीं है बाहर जाने का, अब मेरा यहीं पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का दिल है। कमरे के अंदर एक बेड पर बस ज़ुरैद ने उसके सफ़ेद-सफ़ेद से मासूमियत भरे चेहरे को देखते हुए कहा, क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि बाहर जाएँगे, इतनी जल्दी आपका इरादा बदल गया? मुझे नहीं पता, अब हम बाहर ही जाएँगे, मुनतहा ने ज़िद्दी अंदाज़ में कहा, साथ ही अपने हाथ का मुक्का बनाकर उसके दिल पर मारा था। आह! ज़ालिम लड़की, मार डाला। ज़ुरैद खान ने मसनूई कराह भरते कहा था, बस करें, ज़्यादा नखरे मत करें, इतना भी नहीं लगी आपको। अब जल्दी से उठें और जाकर मोरे और बाबा लोगों को बताएँ कि हम बाहर जाएँगे और मैं भी जल्दी से तैयार होती हूँ। छोड़ें मुझे, कितने सख्त हाथ हैं आपके। मुंतहा कहते साथ ही उसकी बाहों से आज़ाद होकर तैयार होने वाली थी। लेकिन ज़ुरैद खान जानबूझकर उसकी कमर पर अपने हाथों का दबाव बढ़ाते उसके हिसार को मज़ीद तंग कर गया था।
अच्छा, शादी से पहले तो मेरे हाथ बहुत अच्छे लगते थे और अब वही हाथ अब तुम्हें सख्त लगने लग गए हैं। देख रहा हूँ मैं दिल भर रहा है तो ना तुम्हारा। जुनैद ने जानबूझकर ड्रामेटिक अंदाज में कहा था और इसकी अदाकारी को देखते हुए मुंतहा अश कर उठी थी। आपको ना ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपने कहा है कि हम बाहर जाएँगे, अब मेरा भी दिल कर रहा है तो अब मुझे बाहर जाना है, तो जाना ही है, चाहे आप कुछ भी बोलें। अब मैं बिल्कुल भी घर नहीं ठहरूँगी। अब आपने मुझे बाहर लेकर जाना है। आइसक्रीम भी खिलानी है आपने मुझे। मुंतहा ने लाड़ भरे और ज़िद्दी लहजे में कहते अपना सर उसके सीने पर रख दिया। खानम पहले क्या कम दीवाना हूँ तुम्हारा जो मज़ीद ऐसी अदाओं से मुझे अपना दीवाना बनाने पर तुली हुई हो? बताओ ज़रा मुझे। मुंतहा की इस अदा को देखते हुए जुरैद का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो कहीं भी बाहर जाए। अपनी ये रात उसे बाहर जाकर स्पॉइल थोड़ी ना करनी थी। वो तो बस अपनी खानम के साथ अपने बेड पर ही खुश रहता था। बाहर जाने का तो वो बस मज़ाक कर रहा था, लेकिन उसकी खानम तो सीरियस ही ले चुकी थी और अब तो उसे बाहर जाना था तो जाना ही था। चलो ठीक है तुम तैयार हो तब तक मैं मोरे लोगों को बोल कर आता हूँ। मेरे भी कपड़े निकाल दो। मैं भी फ्रेश होकर हो जाऊँगा, ठीक है? नुसरत खानज़ादा ने बिलाखिर उसकी ज़िद मान ही ली थी। उसके माथे पर अकीदत से बोसा देते हुए कहा तो मुंतहा ने भी उसके लम्स को खुले दिल की गहराइयों से महसूस किया था। और हाँ, मैं सर हिलाते जल्दी से खुशी-खुशी उठकर अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गई थी। ज़ुरैद तो उसी की इतनी खुशी को देख कर रह गया था। उसे और क्या चाहिए था? अगर उसकी ज़िंदगी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो वो भला क्यों कर उदास होता? अपनी ज़िंदगी की खुशी में ही वो खुश था। उसकी खुशी को देखते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए उठा और कमरे से बाहर मोरे और बाबा लोगों को बताने चला गया था कि वो आज मुंतहा के साथ बाहर जाने वाला है। "गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम?" अयान खान कमरे में दाखिल होते उधर इधर से उधर अपनी गुड़िया को कमरे में न देखकर पुकार रहा था। बालकनी का खुला दरवाज़ा देखकर वो बालकनी की तरफ बढ़ा और उसे गहरी सोचों में गुम देखकर उसके चेहरे पर उदासी देखकर अयान खान उसके पास आया। "तबीयत ठीक है ना तुम्हारी?" अयान खान उसके सामने बालकनी में उसके पास ज़मीन पर ही बैठते, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते कह रहा था। "जी" खतीजा ने यकलफ़्ज़ी जवाब दिया। न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा था इस तरह से अयान खान का अपने कदमों में बैठना। "तो फिर सवात के इतने ठंडे मौसम में तुम बालकनी में बैठी क्या कर रही हो? तबीयत ख़राब करने का इरादा है क्या? चलो अंदर चलो मेरे साथ" अयान खान ने कहा और उठकर उसे अंदर लेकर जाना चाहा। लेकिन इससे पहले ही खतीजा ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे ऐसा करने से रोका। "क्या हुआ है यार? उदास क्यों हो? मुझे बताओ।" अयान खान ने बेबसी से अपनी गुड़िया की तरफ देखा था जिसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। "कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ अकेला छोड़ दें।" खतीजा के मुँह से अल्फ़ाज़ निकले भी तो क्या? अकेला छोड़ दें? अयान खान ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहता था। अगर वो उदास थी तो अपनी उदासी की वजह वो अयान खान से कहकर अपनी उदासी दूर कर सकती थी। लेकिन पता नहीं वो लड़की कैसी थी, अपने खोल से वो बाहर ही नहीं निकल रही थी। "चलो अंदर आ जाओ फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊँगा।" अयान खान ने उसे लालच देनी चाहिए लेकिन फिर भी खतीजा के चेहरे पर उदासी ने ही अपने पहरे बिठाए हुए थे। "ओह! क्या हुआ है? मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है?" उसे बिल्कुल चुप बैठा देखकर और अपनी बात का जवाब न देते देखकर अयान खान ने दोबारा इस्तफ़ार किया। उसकी बात सुनकर खतीजा ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया था। मुबादा वो खुद से ही कहीं कुछ गलत अख़ज़ न कर ले। "तो मेरी जान इस तरह से चुप क्यों बैठी हो? मुझे बताओ ना क्या हो गया है? कुछ चाहिए क्या तुम्हें?" अयान खान ने अब की बार अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा, उसकी आँखों को अपनी आँखों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया था। "बस ऐसे ही मुझे वजह नहीं पता, लेकिन मेरा दिल उदास है।" अयान खान की आँखों में देखकर वो ट्रांस की कैफ़ियत में अपनी कैफ़ियत से उसे आगाह कर गए। "अच्छा चलो कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। माहौल भी बदल रहा है ना मौसम के लिहाज़ से तो इसी वज़ह से शायद तुम्हारा दिल उदास हो गया होगा। चलो अब तुम्हारा ये दिल अयान खान ठीक करता है।" "वो कैसे?" बेसाख्ता ही खतीजा ने अयान खान की खूबसूरत और तीखे से नक्कूश को देखते कहा। "तुम्हें बाहर आइसक्रीम खिलाने लेकर जाऊँगा तो तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा।" अयान खान ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा। "नहीं, मुझे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना।" खतीजा ने बेसाख्ता ही कहा। पता नहीं क्यों बाहर की दुनिया देखने से वो हमेशा घबरा जाती थी, इसीलिए ज़्यादातर उसकी कोशिश होती कि वो घर में ही रहती। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो आखिर उसने इस दुनिया का सामना करना था। क्यों क्यों नहीं जाना चाहती मेरे साथ? बाहर कोई ख़ास वजह? अयान खान ने प्यार भरी नज़रों से खतीजा से पूछा। "बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाऊँगी। आपने अगर आइसक्रीम खिलानी है तो मेरे लिए यहीं ले आएँ, यहीं ले आएँ।" बेसाख्ता ही खतीजा की ज़ुबान फिसली थी। अब वो अपने दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आई। अयान खान ने मुस्कुराती नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसके लिए ये भी बहुत था कि वो कम से कम अपने दिल की ख़्वाहिश उसके सामने ज़ाहिर तो कर रही है ना, वरना तो अपने दिल की ख़्वाहिश को वो अपने दिल में ही दबाए रखती थी।
ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आता हूँ, लेकिन बालकनी से कमरे के अंदर आ जाओ। यहाँ पर सर्द हवा चल रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अयान खान ने आँखों में फ़िक्रमंदी लिए उसकी तरफ देखते कहा। अयान खान की आँखों में अपने लिए फ़िक्र देखते हुए न जाने क्यों लेकिन खतीजा को अच्छा लगा। इज़्ज़त और एहतराम तो पहले ही उसके दिल में अयान खान के लिए बहुत था, लेकिन अब शायद मोहब्बत की छोटी-छोटी सी कौंपलें उसके दिल में फूटने लगी, अयान खान के लिए। ठीक है, ले जाए मुझे, लाड से कहते हुए अयान खान को टूट कर खतीजा पर प्यार आया। और इसका दिल चाहा कि वो उसका माथा चूम ले, लेकिन जानता था कि अभी नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता से ही उसके लम्से मानूस हो जाएगी। आ जाओ, अयान ने उसकी व्हीलचेयर को घसीटकर कमरे में लाते बेड के पास छोड़ा। बिठा दूँ या खुद बैठ जाओगी? अयान खान ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते कहा। आप बिठा दें। न जाने क्यों लेकिन खतीजा का दिल था कि वो यूँ ही उसके लाड उठाता रहे, वो उससे अपनी फ़रमाइशें करती रहे और अयान खान उसकी सारी फ़रमाइशों को पूरा करता रहे। ठीक है, अयान खान ने धीरे से उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर बेड पर बिठाया था। साथ ही कम्फ़र्टर उसके पैरों पर डालते हुए उसके बिखरे हुए बाल कान के पीछे अड़साते प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। खतीजा की तरफ से ये مثبت तब्दीली से बेहद भाई थी। उसका यूँ ही दिल चाह रहा था कि वो अपनी गुड़िया की यूँ ही नखरे उठाता रहे। फिर कोई और काम तो जैसे अयान खान का बचा ही नहीं था दुनिया में। बेसाख्ता ही उसे अपने दिल की सोच पर हँसी आई और उसका गाल सहलाते हुए वो उठा और कमरे से बाहर उसके लिए आइसक्रीम लेने चला गया। मज़ीद अगर उसके पास बैठता तो दिल मज़ीद गुस्ताखी करने पर रुखसाता, इसीलिए जल्दी से वो कमरे से बाहर निकल आया। मॉम, आपको पता है आपका वो डायनासोर बेटा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हुक्म चलाता है मुझ पर जैसे कि मैं उसकी बीवी हूँ। नूर हदीका खानम के गले लगी हनूर दानियाल खान की शिकायतें करने में मसरूफ़ थी। उसकी मासूमियत को देखते हुए हदीका खानम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए दोनों हाथों में भरा। मेरी जान, तुम दानियाल की बीवी ही हो। ओह! अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। नूर ने जल्दी से मासूमियत से हाँ में सर हिलाया, जैसे कि उसे याद आ गया हो कि वो शेर की बीवी ही है। मोम, आप उसे डाँटेंगी ना? वो मुझे बहुत डाँटते हैं, गुस्सा भी करते हैं और मुझ पर अपना हुक्म भी चलाते हैं। आपको पता है रात में भी उन्होंने मुझे डाँटा था। मसनूई आँसू अपनी आँखों में लाते हुए नूर हदीका खानम को सारी वजह दे गई थी, दानियाल खान को डाँटने की। टिड्डी, क्या शिकायतें कर रही हो तुम मेरी मॉम से? दानियाल खान जो अभी लाउंज के अंदर दाखिल हुआ अपनी बीवी की घोर अफ़सानियाँ सुनकर वो बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। कितनी चालाक थी वो, कितने आराम से उसकी मॉम के सीने से लगी उसकी शिकायतें कर रही थी और साथ ही साथ 1-2 लगा रही थी। झूठ भी वो फुल अपनी बातों में इस्तेमाल कर रही थी और इसके मगरमच्छ के आँसू को देखते हुए तो बस हुई थी, इसीलिए जल्दी से आकर उसे टोका। देखा देखा आपने मॉम, ये किस तरह मुझे इस नाम से पुकारते हैं, मैं नहीं करती बात आपसे। मॉम, डाँटे इन्हें और कहें कि मुझे आइंदा इस नाम से ना बुलाया करें। नूर गुस्से में ही आ गई थी। उसे नाक को फैलाते हुए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी कि बेसाख्ता हदीका खानम ने उसका माथा चूमा। दानियाल, कितनी बार कहा है कि मत बुलाया करो इसे इस नाम से, अगर वो चिढ़ती है तो। हदीका खानम ने दानियाल की तरफ देखते हुए मसनूई सा डाँटा। मोरे दानियाल का तो सच में मुँह ही खुल गया था। एक तो गलती भी उसकी नहीं थी, ऊपर से उसकी मॉम उसी को डाँट रही थी। सदमा तो लगना था ना, और उसकी टिड्डी बीवी उसकी डाँट पर बड़े ही मज़े से मुँह खोले मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। और ये जो हर वक़्त हर किसी के सामने डायनासोर डायनासोर बोलती रहती है, तब तो आप कुछ भी नहीं कहती और अब अगर एक बार मैंने आपके सामने से टिड्डी क्या बोल दिया, तो अब मुझे डाँटने लग गई हैं। दानियाल खान भी अब बराबर का मुकाबला करने उतर आया था। हाँ, तो मैंने तो सिर्फ़ मॉम के सामने आपको बोला है, किसी और के सामने नहीं। सबके सामने आपकी इज़्ज़त ही करती हूँ। नूर भी भला कहाँ चुप रहने वालों में से थी, वो भी जो दो-ब-दो जवाब देते दानियाल खान के मुकाबले आई। तो क्या मैंने पूरे सवात को कहा है कि मेरी बीवी टेढ़ी है? अब की बार दानियाल खान ने बड़े मज़े से कहते हुए टाँग पर टाँग रखकर सोफ़े पर बैठे उसे जिलाने वाले अंदाज़ में कहा, तो मैंने भी तो पूरे पाकिस्तान में ऐलान थोड़ी ना करवाया है कि मेरा शौहर डायनासोर है। नूर के हाज़िर जवाब पर दानियाल खान ने भस्म करने वाले अंदाज़ में उसकी तरफ देखा, लेकिन नूर को भला कहाँ उसकी आँखें डरा सकती थी, वो तो खुद अपनी मस्ती में ही गुम दानियाल खान से मुकाबला करने पर तुली थी। चुप कर जाओ दोनों, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? शादी हो गई है तुम दोनों की, थोड़ा-सा तो मैच्योर बनो। दानियाल, अगर वो छोटी है तो तुम तो बड़े हो, अगर वो ऐसा कुछ कहती भी है तो उसे प्यार से समझाया करो, डाँटने की ज़रूरत नहीं है। और तुम भी नूर, मत भूला करो इसे, ये अब तुम शौहर है तुम्हारा, इज़्ज़त दिया करो उसे। हदीका खानम ने इन दोनों को डाँटते हुए कहा था और हदीका खानम की डाँट सुनते हुए नूर की आँखों में आँसू आ गए थे। लाउंज में कोई और तो था नहीं, हदीका खानम और दानियाल ही थे। जब दानियाल ने उसे डाँटा तो वो हदीका खानम के सीने से लगे आँसू बहा रही थी।
अब वो बेसाख्ता उठी और दानियाल खान के सीने से लगी रो रही थी। उसे अचानक हुई वारदात पर वो भी अपनी मॉम के सामने दानियाल खान कानों की लू तक सुर्ख हो गया था और इस टिड्डी सी लड़की को देखा जो बगैर किसी का लिहाज किए उसकी माँ के सामने उसके सीने से लिपट कर बैठ गई। नूर बेसाख्ता दानियाल खान ने उसे पुकारा और उसके बालों में प्यार भरे अंदाज में हाथ फेरा जिसकी वजह से नूर के आंसू में मजीद रवानगी आई। मॉम ने मुझे डांटा, मॉम बहुत ही गंदी है। दानियाल के खान के सामने सू सू करते हुए दानियाल खान को बेहद क्यूट लगी। उसका इस तरह से हक भरे अंदाज में उसके पास आकर उसके सीने से लगना ना जाने क्यों, लेकिन दानियाल खान के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर गया। अतिका खानम तो नूर को देखकर ही रह गई थी और अपने बेटे को शर्मिंदा देखकर वो खुद भी शर्मिंदा होती जल्दी से कमरे की तरफ चली गई थी। नूर के बचपने से तो वो वाकिफ थी, लेकिन उस पे इतना बचपना है इससे अतिका खानम वाकिफ थी, ना वाकिफ थी। और इस तरह से नूर का हक जमा जमा कर दानियाल के पास जाना दिखा खानम को भी अच्छा लगा। चलो बस करो, आइंदा मॉम नहीं डांटेंगी, ठीक है? दानियाल खान ने प्यार से उसके आंसू साफ किए थे। वो मजीद सूसू करने लग गई। ठीक है, मुझे चीजें दिलवाने ले जाएं, आइसक्रीम भी खिला दें और मेरे लिए जूस केक चॉकलेट ये सब भी दिला दें और मुझे अपने साथ लेके जाए। मुझे आपके साथ बाहर जाना है। नूर ने मौका देखकर लाड़ भरे अंदाज में कहा था। एक डायनासोर का तो प्यार भरे भरा अंदाज कभी कभी ही देखने को मिलता था, इसलिए मौके का फायदा उठाते नूर ने अपनी सारी ख्वाहिशें ज़ाहिर कर ली। दानियाल खान ने घूर कर उसकी तरफ देखा था, जो उसके ख़्याल करने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। लेकिन ख़ैर वो उसकी बीवी थी और खाने-पीने के मामले में तो वो अपनी बीवी पर बिल्कुल भी कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता था। इसीलिए उसे कहा कि जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर साथ ही चलता हूँ। दानियाल खान के इतनी जल्दी मान जाने पर नूर बेसाख्ता मुस्कुराई थी और जल्दी से उठी। वो सोफे से नीचे अपनी चप्पल पहनती भागने के अंदाज में उससे पहले के लॉन से निकलती वो दोबारा दानियाल खान के पास आई थी। नूर को सवालिया नजरों से देखते दानियाल खान ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। नूर झुकी और उसके गाल पर अपने लब रख गई। अब वो 200 की स्पीड से अपने कमरे की तरफ भागी। दानियाल खान बिल्कुल साकित अपनी जगह पर बैठा रह गया था। ये लड़की उसे इतनी आसानी से अपने जाल में नहीं फंसा सकती। बेसाख्ता दानियाल खान के दिल ने उसे चिल्लाकर होश दिलाना चाहा था कि निकल आओ उस लड़की के शहर से, वो शरारती चुड़ैल है। चुड़ैल के ही की बेसाख्ता ही दानियाल ने अपने हाथ अपनी इसी गाल पर रखा जहाँ पर थोड़ी देर पहले नूर अपने लब रख कर गई थी। मुस्कुराते हुए वो उसके शहर में जैसे फंस चुका था। इतनी भी बुरी नहीं है, बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर अपना मोबाइल निकालते स्क्रोलिंग करने में मसरूफ हो गया था। साथ ही साथ वो अपनी टिड्डी बीवी का इंतजार भी कर रहा था। कुछ खा लो, कुछ खा लो, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा मेरा बच्चा, हम तुम्हारे को ऐसे नहीं देख सकता। शाइस्ता भी रोटी का छोटा सा नवाला बनाकर उर्वा के मुंह के करीब करके खिलाने लगी, जो कि स्टैचू बनकर बैठी हुई थी। रात में आदिल खान के कमरे से निकालने के बाद वो रोकर अपना दिल हल्का करने के बाद शाइस्ता बी के पास एनेक्सी में चली गई। तब से ही वो वहीं पड़ी हुई थी, किसी ने उसका पूछा तक नहीं था। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं, हल्के से अपने लबों को जम्बिश देते वो बामुश्किल बोली। गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। उसकी सांस जैसे हलक में अटक चुकी थी। रोटी का नवाला क्या खाक गजा की नाली से हजम होकर पेट में जाता। चेहरे पर रोने की वजह से आंसू के मिटे मिटे निशान थे। बुखार की वजह से पूरा वजूद आग की मानद दहक रहा था। रोने के बायस आंखें बेहद सुर्ख थी। जिस्म जैसे उसका साथ छोड़ रहा था। वो खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। दुनिया जैसे चंद ही पल में उलट पुलट हो गई थी। जो उसने सोचा था वो हुआ नहीं, जो हुआ वो उसने सोचा नहीं। वलीमे के बाद कोई अच्छा मौका देखकर वो चली जाना चाहती थी हवेली से, लेकिन ये उसका नसीब था जो इसे हवेली तक लाया और फिर आदिल खान की जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है और वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं, बदल देता है। कुछ खा लो बच्चा, ऐसा तो तुम बीमार हो जाएगा। रोते नहीं, सब ठीक होगा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। इसके आंसू साफ करते शाइस्ता बी ने धीरे से अपने सीने से लगाया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ बीजान? मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा। इतनी बड़ी आजमाइश मेरे लिए ही क्यों? मेरा बच्चा, अल्लाह पाक कभी भी हमें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ तक लाया है। वो अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है तो जान लो कि वो चाहता है कि
तुम उससे मनाओ और वो तुमसे राज़ी हो जाए। तुम दुआ करो मेरा बच्चा, वो ऊपर बैठी खुदा की ज़ात है। वो तकदीर बदल देता है, तुम्हारा भी बदल देगा। ये सब सुनने के बाद उर्वा कुछ कहने के काबिल न रही। बस वो खाली-खाली निगाहों से अपने हाथों की लकीरों की जानिब देख रही थी। वाक़ई शायद यही उसकी किस्मत थी। उर्वा ने खामोशी से ज़हर मारकर नवाला अपने हलक में उतारा। आंसू मुसलसल आँखों से रवां हुए। शायद वो अपने रब की मनपसंद बंदी थी, इसलिए तो उसे आज़माइश में डाला गया। अभी शाइस्ता बी ने दूसरा नवाला बनाकर उसके मुँह के करीब भी नहीं किया था, जब ठा की आवाज़ के साथ अनेक्सी का दरवाज़ा खुला। शाइस्ता बी, उर्वा दोनों ने इसे अचानक अफ़ताद पर घबरा कर दरवाज़े की जानिब देखा, जहाँ से चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए आदिल खान अंदर दाखिल हुआ। उसके सुर्ख चेहरे को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो बेहद गुस्से में है, जैसे सारी मिर्चों की डब्बियाँ अंडेल कर आया हो। उठो, हमें जाना है। शाइस्ता बी को देखते वो कदरे एहतराम से अपने गुस्से को काबू में कर बोला। सुबह फजर की अज़ानों के बाद से अब वो मगरिब के वक़्त हवेली आया। अपने कमरे में उर्वा को न पाकर गुस्सा नए सिरे से वजूद में सरायत कर गया। भला पूरा दिन उसकी वजह से वो पागल-पागल फिर रहा था। मोहतरमा सुकून से थी, इस बात से वो मुकम्मल बेखबर था। आग दोनों तरफ बराबर थी, जितनी तकलीफ में वो था, इतनी ही तकलीफ में उर्वा। आदिल खान, मुझे नहीं जाना कहीं। खौफ से शाइस्ता बी की पुश्त के पीछे पनाह लेते वो मिनमिनाई। आँखों में 2 मिनट पहले रुकने वाले आंसू फिर से जमा होना शुरू हो गए। भूलो मत, तुम मेरे निकाह में हो। मैं ज़बरदस्ती घसीट कर भी तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मेरी तरबियत गवारा नहीं करती। खामोशी इख्तियार करके बी जान उठे, मेरे साथ रुखसत करें, हमेशा-हमेशा के लिए। अपना रुख शाइस्ता बी के सामने मोड़ते वो कदरे कम आवाज़ में एहतरामन बोला। इतना कि दोनों में से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सका इस वक़्त वो किस मूड में है। ना ही आँखों में गुस्सा था, ना ही नफ़रत, ना ही नरमी थी, फिर क्या था? तुम इसे कहाँ लेकर जा रहा है? माफ़ कर दो, बच्ची है, गलती हो गया था। आयशा बी ने इल्तिजाई नज़रों से आदिल खान की जानिब देखा। शायद वो मान जाए, उर्वा को लंदन ना लेकर जाए। लंदन जाने की बात से शाइस्ता भी वाकिफ़ थी। उर्वा ने अपने और आदिल खान के दरमियान रात में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बता चुकी थी। बीजान मेरे और मेरी बीवी के मामले में ना आए, अब बेहतर होगा। अपने कदम उर्वा की जानिब बढ़ाते बिना उसकी सिसकियों और पुकार को खातिर में लाते आदिल खान उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त सुर्ख करते तकरीबन ज़बरदस्ती बच्चों की तरह घसीट कर अनेक्सी से ले जाने लगा। शाइस्ता भी बस उसके अच्छे नसीब की दुआ ही कर सकी। हवेली में दाखिल होते अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। लाउंज में बैठे दाजी और घर के बाकी अफराद को आदिल खान की बेरहमी देखकर सख्त गुस्सा चढ़ा। कल रात होने वाले वाक़ये के बाद वो किसी से बात नहीं कर रहा था, सिवाय शनावर खान, जुरैद खान और अयान खान के। बाकी सबको जैसे वो ऐसे इग्नोर किए हुए था, वो कोई अहमियत ही ना रखते हों। आदिल, मेरा शहज़ादा। फ़ौज़िया खानम उसे देखते जल्दी से अपने लहजे में ढेरों ममता समेटे उसकी जानिब बढ़ी। सुबह से रो-रो कर वो खुद को हलकान कर चुकी थी। शनावर उन्हें तसल्ली में रखे हुए था, आदिल खान घर लौट आएगा। शिकवा कना निगाहों से फ़ौज़िया खानम को देखते वो बिना कुछ कहे लंबे-लंबे डग भरते उर्वा को अपने साथ कमरे में लाते बेड पर पटका। फिर पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। आँखों से बहने वाले आँसुओं की वजह से मंज़र धुंधला-सा उर्वा को दिख रहा था। ऊपर से उसके चश्मे भी टूट चुके थे, जिसके बायस उसे दूर से बिल्कुल भी आदिल खान के चेहरे के तासुरात नहीं दिख रहे थे। वार्डरोब की जानिब बढ़ते उसमें से छोटा-सा बैग निकाला, जिसमें आदिल ने अपने सारे कपड़े एक-एक करके रखते साथ ज़रूरी अशिया रखी। उर्वा शॉक्ड निगाहों से उसे देख रही थी, जिसने एक लम्हे के लिए भी उसे नहीं देखा। बस खामोशी से अपनी पैकिंग करके बड़ी-सी मर्दाना शाल उठाकर उसे उर्वा की जानिब फेंका। ये लो पहनो और आंसू भी साफ करो, हमें जाना है यहाँ से। वो हुक्माना अंदाज में हुक्म देते बोला। उर्वा ने नफी में सर हिलाया। एक ही जस्त में उसके करीब पहुंचते उसका चेहरा अपने हाथों में भरे गिरफ्त को मजबूत कर गया। आदिल खान की सुर्ख आंखों में भड़कते हुए शोलों को देखते उर्वा नफी में सर हिलाकर अपना चेहरा छुड़वाने लगी, जो कि नामुमकिन सा था। मुझे इनकार करने की गलती भी मत करना। तुम जैसी घर से भागने वाली लड़कियों को मैं बखूबी जानता हूँ, किस तरह की होती हो। अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी मर्द पर इल्ज़ाम लगाकर निकाह कर लेती हो। एक झटके से उसका चेहरा अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए घुराया और वह बुरी तरह खाँसते अपना साँस बहाल करने लगी। आदिल खान के खतरनाक इरादे देखते हुए जल्दी से बेड पर पड़ा चादर उठाकर खुद पर फैलाकर तरबियत से पहचान चुकी थी। इतना तो वो जान चुकी थी, उसका इनकार, उसकी मज़ामतें अब किसी काम की नहीं। अपना बैग हाथों में थामे, दूसरे हाथ में उर्वा का हाथ थामे, वो दरवाज़ा खोलते राहदारी से गुज़रते पोर्च की जानिब बढ़ने लगा। राहदारी से पोर्च तक के सफ़र में हॉल भी आता था, जहाँ घर के सभी अफ़राद आदिल खान के रवैये से परेशानी में मुब्तला गुफ्तगू कर रहे थे। फौज़िया खानम ने रो-रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। मुंतहा भी घर के माहौल को देखते अपना बाहर जाने का इरादा कैंसल कर चुकी थी। इनका प्रोग्राम अब कल बाहर जाने का था। अपने और उर्वा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और सारी सच्चाई फौजिया खानम, दाजी और घर के सारे अफराद को पेशकश कर चुकी थी।
अकरम को भी पकड़ा जा चुका था। सबको बेहद शर्मिंदगी हुई। आदिल खान पर भरोसा ना करके, आदिल मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन लो एक बार। फौजिया खानम उसे हाथ में बैग पकड़ते देख जल्दी से पास आकर पूछने लगी, माजरत के साथ मोरे, मुझे कदरे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैं अब आपका आदिल खान नहीं हूँ। अगर होता तो किसी गैर पर और आंखों से देखे झूठ से ज्यादा मुझ पर यकीन और भरोसा होता। अपने कंधों पर रखे फौजिया खानम के हाथों को आदिल ने झटकना चाहा, लेकिन वो झटक न पाया। वो अपनी माँ की नाफरमानी नहीं करना चाहता था। उसे सबके शर्मिंदगी के बायस झुके चेहरों से वहशत होने लगी। ऐसी बात नहीं बेटा, माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। फौजिया खानम बिखरी हालत में उसके सामने गिड़गिड़ाई, जबकि इस बार शनावर खान अब की बार माँ और बेटे के मामले में नहीं पड़ा। मैं इतने बड़े दिल का मालिक नहीं हूँ मोरे। मेरे अपने सारे मुझसे ऐसे बदगुमान हुए जैसी मेरी तरबियत आप सब ने नहीं किसी और ने की हो, और आप सबको भरोसा ना हो। मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। अल्लाह हाफिज। हर एक एक फर्द पर तंजिया अफसोस भरी निगाहें डाले वो उर्वा को अपने साथ घसीटते गाड़ी की जानिब पोरिज में आते, अपना बैग बैक सीट पर रखते, फ्रंट सीट का दरवाजा उर्वा के लिए खोलते उसे जबरदस्ती बिठाकर बंद कर दिया, जबकि खुद भी अपनी सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। फौजिया खानम बिखरी हुई हालत में बाकी सारे अफराद के साथ हवेली के दर्शन पर खड़ी होकर बिलक बिलक कर रो रही थी। गाड़ी के शीशे से देखते ये सब आदिल खान ने बेहद मुश्किल से जब्त किया, लेकिन वो अपने फैसले पर अटल रहा और जंग के साथ गाड़ी को हवेली के निकालते एयरपोर्ट की जानिब रवाना कर गया। शनावर खान पहले ही आदिल खान के फैसले से वाकिफ था और वो ये भी जानता था, तो वो कुछ भी ना बोला, बस फौजिया खानम को हौसला देने लगा। अपनी बहू की हालत देखते दादी को अपने फैसले पर कदरे अफसोस हुआ। सवात की सरजमीन पर कदम रखते अफनान शाह के दिल से एक ही दुआ निकली, उसे उसकी बहन मिल जाए। कुछ देर पहले ही वो पाकिस्तान पहुंचा। सुल्तान शाह ने उसे एक एड्रेस दिया था जिससे वो अपनी बहन तक बासानी पहुंच जाता। भाई साहब, ये एड्रेस बता दें कहाँ का है? एक राह चलते आदमी को पुकारते उसने रोड पर एड्रेस के बाबत पूछा। उस वक्त वो ब्लैक कलर के लेदर के शर्ट के साथ हमरंग पैंट पहने बेहद पुरकशिश लग रहा था, लेकिन चेहरे पर साफ दुख, गम, परेशानी के तासुरात थे। इस रास्ते पर सीधा सीधा जाएं, दाएं जाने मुड़े, फिर थोड़ा आगे जाएं, दो रास्ते आएंगे। बाएं जाने मुड़े, फिर सीधा रास्ता लें, खान हवेली मिल जाएगी। एड्रेस को देखते उस आदमी ने हवाला दिया। उस आदमी का शुक्रिया अदा करते अफनान उसके बताए रास्ते की जानिब बढ़ गया। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते जा रहा था, दिल में उम्मीदों की किरण जाग रही थी। दारवन मेंशन में इस वक्त सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। दारवन खान और दानियाल दोनों ऑफिस से आ चुके थे। हसाम खान तो फिलहाल वेला था, सो पूरा दिन दोस्तों के साथ स्पेंड करता या तो बेचारी आमना को तंग करता रहता। हैंडसम, तुमने कब जाना है लंदन? चाय का घूंट पीते दारवन खान ने हसाम खान को देखते इस्तफार किया, जो आजकल कुछ ज्यादा ही खुश इखलाक और खुद में मुस्कुराने लगा था। जी डैडी, मैं अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए आईब्रो उचकाकर पूछने लगा, जैसे दारवन खान उससे नहीं दानियाल खान से मुतरादिफ हूँ। हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, और किससे? घूर कर दारवन खान ने अपनी नौटंकी बेटे को देखा। ओ, वहाँ डैड, हैंडसम की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और इरादा तो मेरा इसी हफ्ते जाने का है। एक जितलाती नजर आमना पर डालते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, जैसे कह रहा हो तुम्हें भी मेरे साथ अकेले जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है इस हफ्ते जाने की, तुम्हें वादा किया था आसाम पूरे 3-4 महीने गुजार कर जाओगे। हदीका खानम ने उसे सख्ती से उसका किया हुआ वादा याद दिलाया। उफ मॉम, लेकिन शायद मैं अपना वादा पूरा ना कर पाऊँ। बेकार, मेरे काफी काम पेंडिंग पड़े हैं, मुझे जाना है। जैसे ही फवाद का मिशन कंप्लीट होगा, आमना को और मुझे जाना होगा। इतनी जल्दी नहीं हसाम भाई, अभी अभी तो आप आए हैं। नूर का भी कल लास्ट प्रैक्टिकल के बाद फिर सारी फैमिली घूमने जाएंगे। वैसे भी आमना हमारी मेहमान है, अब हमें कम से कम अपना सवाद मर्दान तो दिखा ही सकते हैं, ताकि आमना लंदन भूल कर यहाँ रहने की ख्वाहिश करे। क्यों नूर, ठीक क्या कहा ना? नूरे को भी अपनी बात में शामिल करते मिशाल आंख मारते बोली। नूर ने जोरों शोर से सर हिलाया, जिस पर सब मुस्कुराए। दानियाल उसे आज आइसक्रीम खिलाने बाहर लेकर गया था, और तब से नूर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। भाई की जान, लेकिन हमें जाना तो होगा। हर एक हफ्ता पड़ा हुआ है, इसमें हम खूब घूमेंगे फिरेंगे विद फैमिली। लंबी टूर का प्रोग्राम बनाते हैं, क्या ख्याल है? सबको देखते हसाम खान ने सबकी हामी चाही, जिस पर सबके मस्बत में सर हिले, तो नूर मिशाल तो बेहद खुश हुई। आमना भी इनकी खुशी में बराबर की शरीक थी, लेकिन दिल ये सोचकर उदास हो जाता, अगर घर वालों को हकीकत पता लग गई तो क्या होगा। ये सोच उसके जहन पर हावी थी, जिसे वो सोच कर भी नहीं सोचना चाहती थी।
दुबई चलते हैं, क्या ख्याल है? हसाम भाई और आमना भी फिर बआसानी वहाँ से लंदन जा सकते हैं। प्लीज़ ब्यूटीफुल मॉम हम ही भर लें ताकि मेरे डैड भी अपनी बेगम के हाँ में हाँ मिलाकर इजाज़त दें। हदीका खानम के गले के गिर्द अपने बाजू का हिसार कायम करते मिशाल लाड से बोली, जिस पर मुस्कुराकर हदीका खानम ने हामी भरी। याहू! डन हो गया, शुक्रिया मॉम। नूर ने चटाचट हदीका खानम के सॉफ्ट से गाल चूमे। इसी अशना में हदीका खानम की नज़रें दारबन खान की नज़रों से टकराई तो वो सुर्ख गुलाब बन गई। इसी बात पर मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ अपने प्यारे-प्यारे हाथों से। नूर मस्का पॉलिश लगाते किचन में चाय बनाने चली गई, जबकि अहसान मायनेखेज़ निगाहों से आमना को देखकर छिछोरेपन पर उतर आया। अफनान शाह हवेली को खोजते आखिरकार हवेली पहुंच ही गया। उसने नजरें उठाकर शानदार थी हवेली को देखा जो बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। वो अपना सर झटकते उर्वा की जाने मतवज्जो हुआ। उसे इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस अपनी बहन ही चाहिए थी। अफनान अंदर जाने के लिए बढ़ा क्योंकि गेट पर उस वक्त कोई गार्ड नहीं था। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अपना पहला कदम अंदर रखता ही जब उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी तो अपनी जगह रुक गया और कदम पीछे को लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या काम है तुम्हारा? रामू काका जो हवेली से थोड़े फासले पर अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, किसी को अंदर जाते देख भागा-भागा आया। मुझे अपनी बहन से मिलना है, अफनान ने तहम्मुल से कहा, जबकि रामू काका हैरत से नौजवान को देख रहे थे। हसन में हवेली के खानदादों से हुस्न में हवेली के खानदादों से कम बिल्कुल भी ना था। जी कौन-सी बहन, आप कौन हैं? रामू काका ने पहली बार इस अनजान शख्स को देखा जो पूछताछ करने लग गया। बिना इजाज़त के वो किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता था। ये शिनावर खान का हुक्म था, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं। मैंने कहा ना मुझे अंदर जाना है, मेरी बहन है। ऐसे में किसी को अंदर जाने नहीं दे सकता। गार्ड ने भी फिर से अफनान को रोका तो अफनान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो ज़ब्त कर गया। आप मेरी बहन को बुला दें, मुझे भी कोई शौक नहीं है अंदर जाने का। कौन है आपकी बहन? हम ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने से अंदर नहीं जाने दे सकता और ना ही हवेली में से कोई बाहर आ सकता है, किसी अनजान शख्स से मिलने। मेरा बहुत वक़्त ज़ाया कर लिया आपने, मैं भी देखता हूँ कैसे अंदर नहीं जाने देते। अफनान ने रामू काका को धक्का दिया जिससे वो एक ही बार में दरवाज़े से जा लगे, जबकि अफनान शाह जल्दी से अंदर चला गया। रामू काका हड़बड़ाकर दर्द से कराते से रोकते हुए ही रह गया, लेकिन अफनान अंदर हॉल में दाखिल हो चुका था। घर के सारे अफ़राद आदिल खान के जाने के बाद हॉल ही में बैठे थे। आदिल और उर्वा की वजह से परेशान थे। किसी को दाखिली दरवाजे से अंदर आते देख उसे देखने लगे। तुराब खान, दिलदार खान, शोएब खान किसी अनजान को देखते जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रामू काका ये कौन है? उसे अंदर आने की इजाज़त कैसे दी? शोएब खान कदरे ऊँची आवाज़ में गुस्से से गिर गए। जब रामू काका भागने के बायस अंदर दाखिल होते गहरे-गहरे साँस ले रहा था। खान साहब मैंने इस लड़के को बहुत रोका लेकिन ये मुझे धक्का देकर अंदर आ गया। रामू काका अपनी सफाई में बयान पेश किया तो दादाजी ने सर हाँ में हिलाते से जाने का कहा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सबको खामोश रहने का इशारा करते तुराब खान अब खुद इस्तफ़ार करने लगा। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ। सबने तजस्सुस से अफनान शाह को देखा जिसकी बातों और हरकतों से ऐसे लग रहा था जैसे दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो। कौन हो तुम लड़के और यहाँ कोई गुड़िया नहीं रहती। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। चले जाओ यहाँ से। तुराब खान अफनान शाह को पागल समझते कदरे आराम से बोले। मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं हुई। मेरी बहन, मेरी गुड़िया यहाँ ही है। गुड़िया कहाँ हो? मैं आ गया हूँ मेरी जान, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा-हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। अफ़नान उर्वा को आवाज़ें देने लगा तो शनावर खान गुस्से से सीढ़ियाँ अबूर करते किसी अनजान शख्स को अपने घर में तमाशा लगाते देख रूबरू आकर उसे रोका। देखो भाई आप जो भी हैं यहाँ और भी लड़कियाँ रहती हैं। तमीज़ के साथ बोलो यहाँ तुम्हारी बहन या कोई गुड़िया-वुड़िया नहीं रहती। शनावर खान ने तहम्मुल से कहा। सबको अपनी जानिब की नक्कियों से देखते पाकर अफनान शाह गहरी साँस फिज़ा के सुपुर्द करके उसको रिलैक्स किया। मैं पागल नहीं हूँ। सब मुझे ऐसे नहीं देखें। मैं एक इंसान हूँ, दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है। यहाँ मैं अपनी बहन को ढूँढते आया हूँ। तकरीबन 10 दिनों से वो आपके यहाँ रिहाइश पज़ीर है। मुझे मेरी बहन चाहिए। वो कहाँ है? सबको सवालिया नज़रों से देखते उन्होंने सवाल दागा। तभी दाखिली दरवाजे से बीजान अंदर दाखिल हुई। अफनान को आंखें छोटी करके देखते बीजान गौर से देखने लगी। जैसे उर्वा ने अपने भाई का नक्शा बताया था वो बिल्कुल उनकी मियार पर उतरता था। ग्रे आंखें, गोल्डन बाल, चौड़ा सीना, लंबी हाइट, लबों के ऊपर एक तिल, वो आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो बेहद पुरकशिश लग रहा था। यहाँ आपकी कोई बहन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी बहन इसी गाँव में है या हमारी हवेली में, हमें इसकी तस्वीर दिखाएँ ताकि हमें मालूम हो यहाँ कोई ऐसी लड़की काम करती है या नहीं। तभी मैं बता सकता हूँ और खुद आपकी मदद करूँगा आपकी बहन को ढूँढने में। शनावर खान ने अफनान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो अफनान ने नज़रें उठाकर अपने खूबसूरत आँखों से उसे देखा जो जादुई लग रही थी। किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकती थी। आप लोग मेरी मदद करेंगे?
मेरी उर्वा को ढूंढने में अफनान ने उम्मीद भरी नजरों से शनावर खान को देखा और बाकी सबको देखा, और उर्वा का नाम सुनते सबने हैरत से अफनान को देखा। उर्वा? यानी जैसा वो सब सोच रहे हो वैसा ना हो, जैसे सबने एक साथ दिल से दुआ मांगी हो। अपनी बहन की कोई तस्वीर दिखाए, सबको नजरों ही नजरों में तसल्ली देते शनावर ने अपना शक दूर करने के लिए तस्वीर देखनी चाहिए। अपने पॉकेट में से मोबाइल निकालकर अफनान ने अपने साथ खड़ी उर्वा की तस्वीर उसे दिखाई तो शनावर खान ने अपने लब नीचे सबको देखा और हाँ में सर हिलाया। शनावर खान ने इशारों में ही सबको बताया कि ये वही उर्वा है जिसे थोड़ी देर पहले आदिल अपने साथ लेकर चला गया है। दादी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। क्या आप जानते हैं, कहीं देखा है मेरी बहन को? सबके शॉक्ड चेहरे देखकर अफनान शाह ने आईब्रो उचकाकर इस्तफार करना चाहा। इधर आओ, बैठो और तहम्मुल से हमारी बात सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। शनावर खान ने अफनान शाह से कहा तो अफनान शाह भी खामोशी से सवालिया निगाहों से सोफे पर बैठ गया। सब ठीक तो है ना? मेरी बहन को कुछ हुआ तो नहीं ना? सबके लबों पर फ़क्ल कफ़ल होता है वैसे, कफ़ल पढ़ते देख अफ़नान शाह परेशानी से बोला। शनावर खान ने सबकी तरफ देखा और फिर अफ़नान शाह को पिछले गुज़रते वाक़ये के बारे में बताना शुरू किया। कैसे उरवान के घर आई, काम करने के घर से, फिर शादी वाला दिन, उसकी इज़्ज़त के साथ, फिर आदिल के साथ उसकी शादी और आदिल को उरवा कर लेकर जाना। ये सारे लम्हात में शाइस्ता भी बिलख-बिलख कर रोने लगी। अफ़नान शाह फटी-फटी आँखों से शनावर खान को सुन रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी लाडली बहन उसकी गुड़िया के साथ इतना कुछ हो गया और वो कुछ कर नहीं सका। बेटा हमें माफ़ कर दो, लेकिन आदिल के साथ शादी करवाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। फ़ौज़िया खानम ने अफ़नान की तरफ देखते बोली, ओह! शिट! वो कहाँ गया है? वो कैसे मेरी बहन को मुझसे दूर लेकर जा सकता है? वो मेरी बहन है। अफ़नान शाह उजलत में सब सुनने के बाद गुस्से से खड़े होते बाहर जाने लगा। अब उसका यहाँ कोई और मकसद नहीं था। उसे जल्द से जल्द एयरपोर्ट जाना था। वो भागने वाले अंदाज में हवेली के दरवाजे की जानिब पहुँचा जब उसे शनावर खान की आवाज़ सुनाई दी। उनकी लंदन की फ्लाइट है, रोक सकते हो तो रोक लेना। ये सुनते ही अफ़नान तेज़ी से बाहर निकला और एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ। अफ़नान भी एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था और वो सारे एयरपोर्ट पर अपनी बहन को ढूँढ रहा था, लेकिन उसे उस वक़्त कहीं दिखाई नहीं दी थी। जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट कितने बजे की है? उसके वहाँ खड़े गार्ड से पूछा गया। वो तो कब की फ्लाई कर गई। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।